हेलो बच्चों, अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट सामान्य अध्ययन के गणित का तीसरा वीडियो है और इसमें शेष जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचे हैं, उसका हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन होगा। अब इसमें जो है किलोग्राम और ग्राम को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना हम सीखेंगे इसमें कि कैसे जो है किलोग्राम ग्राम को जोड़ा जाता है। तो ऐसे जोड़ने के क्या तरीके हैं, है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा है किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्राम। और यहाँ पहला मटेरियल क्या है, तो चावल है, दूसरा मटेरियल है आपका दाल है और तीसरा है आलू। ध्यान से देखिए, ऐसे बीजक भी बनाया जाता है, बिल भी बनाया जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है। तो आपका चावल कितना है जी, तो 10 किलोग्राम 400 ग्राम, तो यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 400। आपका चावल हो गया। अब दाल कितना है, तो 2 किलोग्राम 200, दाल हो गया 2 किलो 200 ग्राम। और आलू हो गया 5 किलो 750 ग्राम। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका 0 0 0 0 हो गया, 0 0 5 यानी कि 5, 4 और 2 6 और 7, 13 का 3 हाथ में आएगी। अब यह एक इसमें जुड़ जाएगा, तो एक यहाँ लिख कर जोड़ेंगे तो 1 और 0, 1 और 2 3 और 5 8, 3 और 5 8 और 1 का 1, यानी कि 18 किलोग्राम 350 ग्राम। तो 18 किलोग्राम 350 ग्राम आंसर हो गया हमारा। तो 44 का आंसर हो गया सी, है ना। 18 किलोग्राम 350 ग्राम आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, रहीम ने 60 रुपये में, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि रहीम ने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेच दिया, है ना। कितना बचा, तो 60 रुपया में 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 60 रुपये में 2 किलो, तो 1 किलो का दाम हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 रुपया। क्या हो गया, 30 रुपया प्रति, ये आपका हो गया 30 रुपया प्रति किलोग्राम। तो रहीम का विक्रय मूल्य होगा 30 रुपया प्रति किलोग्राम। फिर कह रहा है कि रोशन ने 120 रुपया में 4 किलोग्राम सेब बेचे। ये कि यहाँ कितना बेच रहा है, तो 120 रुपया में 4 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य, तो 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 120/4। 4 किलो का दाम 120 रुपया, तो 1 किलोग्राम का 120 में 4 से भाग देंगे, तो ये कितना हो गया, तो ये भी 30 रुपया हो गया। तब बताइए कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम ये भी बेचे और 30 रुपये ये भी बेचे, दोनों आदमी एक ही रेट से बेचे हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, किसका मूल्य अधिक है जी, तो आंसर होगा दोनों के मूल्य समान थे। तो 45 का आंसर हो गया ए, कि दोनों के मूल्य समान थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि एक परिवार के मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। मासिक आय और व्यय, आय का मतलब होता है इनकम, आमदनी, और व्यय का मतलब होता है खर्च, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि आय अनुपात व्यय
बराबर दिया है 6:4। और आय उनकी कितना दिया है जी? तो आय बराबर दिया है 6,000। अब क्या निकालना है? व्यय निकालना है ना। तो हल करने के लिए लिखेंगे कि प्रश्न से आय बटा व्यय बराबर 6/4। आय जो हमारा 6,000 था, यहाँ 6,000 रख देंगे, या 6,000 बटा व्यय बराबर 6/4। व्यय से 6 में गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे व्यय बराबर 4 गुणे 6,000। ये हो गया आपका 24,000। तो व्यय बराबर कितना हो गया? हाँ, तो 24,000 में हम भाग दे दिए 6 से। 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6 चौका 24, 4,000 हो गया। आंसर आपका हो गया 4,000। इस तरह से आय व्यय का हम हल कर लेंगे। तो 46 का आंसर हो गया कौन सा? आता ए। 46 का आंसर हो गया ए, 4,000। आइए अब 47 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कर रहा है प्रश्न, है ना, कि 12 मजदूर एक दीवार को 42 दिनों में बनाते हैं, तो 8 मजदूर उस दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे, है ना। तो हल करने के लिए लिखेंगे कि चूंकि 12 मजदूर एक दीवार को 42 दिनों में बनाते हैं, अतः एक मजदूर को कितना दिन लगेगा जी? अतः एक मजदूर उससे कितना दिन बनाएगा? अतः 12 गुणे 42, इतना दिन लगेगा। तो 8 मजदूर को कितना दिन समय लगेगा? अतः 12 गुणे 42 बटा 8। अब 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और 2 से कटाएंगे तो 21 हो गया। 21 तिया 63। आंसर हो गया हमारा 63 दिन, है ना। तो 47 नंबर का आंसर हो गया हमारा ए, कितना? तो 63 दिन। 48 नंबर देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिनों में करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उसी तरह से हल करेंगे, है ना, कि चूंकि 10 मजदूर एक काम को कितना दिन में करते हैं जी? तो 2 दिनों में, 2 दिनों में करते हैं। ऐसे बनाइए, 2 दिनों में करते हैं। तो एक मजदूर कितना दिन में काम करेगा? तो 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 दिनों में। तो कितना मजदूर को करना है जी? तो प्रश्न कह रहा है कि उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो 2 मजदूर करेंगे 10 गुणे 2 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? तो 10 दिन। कितना आएगा आंसर? 10 दिन। तो आंसर हो गया हमारा सी। 48 का आंसर हो गया, 48 का आंसर हो गया सी। तो 50 नंबर देखे ध्यान से, क्योंकि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 240 रुपया, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा जी? तो 240 बटा 8, 8 त्रिका 24, 30, यानी कि 30 रुपया। हमारा 1 किलोग्राम का दाम निकल गया। कितना किलोग्राम का निकलना है जी? तो 12 किलोग्राम का। इसलिए 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर हो गया 12 गुणे 30 बराबर 360 रुपया। हमारा आंसर हो गया कितना? 360 रुपया। तो आपका 50 का आंसर हो गया डी, 360 रुपया। तो 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 महीने का किराया बराबर 5600। आसानी से निकाल लेंगे आप लोग कि 1 महीने का किराया कितना होगा। 1 महीना का किराया कितना होगा जी?
तो 5600/4, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि 1400 हो गया। 5600 में 4 से भाग देंगे 1400 रुपया होगा। तो अब कह रहा है कि 1 वर्ष का किराया। अब 1 वर्ष में कितना महीना होता है जी? या तो 12 माह, यानी कि 12 माह का किराया कितना होगा? तो 1400 गुणे 12, 0 0, 12 चौका 48 के 8, हाथ में 4, 12 का 12, 4 16, ये आपका हो गया 16,800। तो आंसर हमारा कौन सा है? तो बी है। 51 का आंसर हो गया बी, 16,800। आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। अब खेत की तरफ जाइए। खेत जो है ऐसे आयताकार दिया है और इसी में बगीचा लगाया गया है, और इस बगीचे की लंबाई दिया है 40 मीटर और चौड़ाई दिया है 30 मीटर। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, उसकी परिमिति होगी, यानी कि इसके चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो ये आयताकार है तो ये 30 है तो इधर भी 30 होगा, ये 40 है तो इधर भी 40 होगा। सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे, हमारा परिमिति निकल जाएगा। तो 40 और 40 80 और 30 और 30 60, 80 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 6 14, 140 हो गया। तो आंसर हमारा हो गया ए। 52 का हमारा आंसर हो गया ए। कितना आता है? 140 मीटर। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना? तो 300 वर्ग मीटर, और इसकी लंबाई दिया है। जो आयताकार खेत है, ऐसे आयताकार जो खेत है, इसकी लंबाई कितना दिया है? तो 25 मीटर। चौड़ाई नहीं मालूम है, तो जो चौड़ाई नहीं मालूम है इसको x मान लेते हैं। तो माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। अब सूत्र लगाइए। कौन सा सूत्र? तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 300, लंबाई दिया है 25, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई x माने हम लोग। अब x का मान निकाल लीजिए, तो 25 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणा में है। 25 बराबर के दूसरा साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा, पक्षांतर का यही नियम है। तो 300/25। अब 300 में 25 से भाग दीजिए। 300 में कितना से भाग देना है? 25 से। तो 25 से कम 25 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 2 तो कट जाएगा, 0, 25 दूना 50, आंसर हो गया 12। तो आंसर हो गया आपका कितना हो गया? तो 12 मीटर। तो इस तरह से 53 का आंसर हमारा हो गया ए, 12 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्वेश्चन कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज है ये। समलंब चतुर्भुज का क्या परिभाषा होता है? तो वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। तो इसमें देखिए DC और AB समानांतर है, तो इसको हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। तो इस समलंब चतुर्भुज में क्या कर रहा है? तो समानांतर भुजा की लंबाई दिया है, AB दिया है 12 और DC दिया है 8 मीटर, और इनका ऊंचाई, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है? तो 3 मीटर। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है? तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2
गुण है समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और इसमें गुणा करते हैं कितना से, आता ऊंचाई से। तो समानांतर भुजा क्या क्या है, तो 12 है और 8 है, तो 12 और 8 जोड़ दीजिए, और ऊंचाई आपका कितना है, तो 3 मीटर है। 12 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 20 गुणे 3। ठीक है। अब जो है 2 से भाग देंगे इसमें, 20 में तो 10 आएगा, और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो हो गया 30। तो आंसर हो गया हमारा, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में लिखेंगे, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, 30 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर कौन सा मिला जी हमारा, तो ये मिला 54 का हमारा आंसर हो गया ए, 30 वर्ग मीटर। ठीक है। अब आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। तो आइए एक प्रयोग द्वारा इसको हल करें। ये देखिए बिल्कुल जो है ये फिगर जो देख रहे हो, ये जो है घनाभ है, इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। लंबाई से कम है चौड़ाई, या चौड़ाई से कम है ऊंचाई। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। जैसे ये घन का फिगर देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो इसको हम कहेंगे घन, है ना। अब इस घन में कितनी सतहें होती है, सतह कितना होता है, ये सतह गिनना है, ऐसे कई गो सतह है। तो आइए इसी को गिन के क्लियर कर लीजिए। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 गो हो गया, एक इधर 3 और एक इधर हो गया 4, एक इधर 5 और इधर 6। एक घन में कितनी सतहें होती है, तो 6 सतहें होती है। तो आंसर कितना हो गया, 6। तो आपका 55 का आंसर हो गया डी नंबर 6। वही 56 में प्रश्न देखिए कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोना। तो ऐसे कई गो कोना है, इसमें गिन के देख लीजिए कई गो कोना मिल रहा है। तो 4 गो कोना तो ये हो गया इधर, और 4 गो कोना ये हो गया। कुल कितने कोने हो गए, शीर्ष हो गए, 8 हो गए। तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। तो 56 का आंसर हो गया आपका बी। 56 का बी हो गया 8, 8 शीर्ष हो गए। तो इस तरह से घन घनाभ के शीर्ष और सतह गिनना समझ गए। अब अगर पूछा जाए कि ये घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो किनारे आप आसानी से गिनिए। देखिए एक ये किनारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4 किनारे यहाँ हो गया। फिर यहाँ आएंगे, इस साइड वाले में भी 4 किनारा होगा, और 2 किनारा ये 6, 4 4 8 और 2 10 और 2 12। तो एक घनाभ में जो है 12 किनारे होते हैं। देखिए इसको बनाइए, कोई वो लाइन ऐसे खींचा गया, गिन के देखिए ये सब किनारे हैं। तो कुल मिला के 12 को रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि 12 किनारे हैं। तो किनारा भी आप जान गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57, जो समीकरण को हल करना है। 2x + 4 = 12 का हल है। 57 में समीकरण आपका 2x + 4 = 12। तो समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 4 है, हमको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 को यहाँ हटाएंगे। तो 4 को हटाने के लिए 4 यहाँ प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 12 - 4। 12 में से 4 घटाएगा कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। तो 2x = 8 हो गया। 2 और x के बीच गुणा है, 2 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो x बराबर हो गया 8/2 = 4। हमारा आंसर कितना मिला इसका, x = 4 हो गया। तो 57 का हल हो गया डी, x = 4। आइए 58 देखते हैं। समीकरण 3x - 3 = 15 का हल है। समीकरण दिया आपको 3x - 3 = 15 का हल है। तो यहाँ देखिए 3 से इसमें गुणा है, जब गुणा है तो 3 को अगर बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो गुणा है तो उधर भाग में हो जाएगा। तो हमको मिलेगा x - 3 = 15/3। ये बाएं पक्ष में था, गुणा में था, दाएं पक्ष में गया, भाग में हो गया।
अब 15 में 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15 बराबर 5 हो गया। अब हमारा मिला x माइनस 3 बराबर 5, तो -3 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 5 + 3 बराबर 8। तो हमारा मिल गया आंसर, क्या आता है, x बराबर 8। अब x बराबर 8 हो गया, x बराबर 8 इसमें आंसर दिया है, बी नंबर 58 का बी हो गया 8। अब आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या के 6 गुने से 13 कम है। कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या के 6 गुने से 13 कम है, वह समीकरण होगा। 59 नंबर। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए लिखते हैं कि माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, संख्या का 4 गुना, संख्या का 4 गुना, संख्या गुणे 4। फिर क्या कह रहा है, संख्या के 6 गुने से 13 कम है, यानी कि संख्या में 6 से गुणा करेंगे, उसमें 13 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब संख्या का मान हमारा जो है उसको रख दीजिए, संख्या का मान x है तो x गुणे 4, यहाँ संख्या का मान भी x है, x गुणे 6 माइनस 13। तो 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x, 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 13, ये आंसर हो गया। तो 4x बराबर 6x माइनस 13, यानी कि 59 का आंसर हो गया सी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन रैखिक व्यंजक है। तो रैखिक व्यंजक की पहचान क्या है। अतः रैखिक व्यंजक में x का पावर जो है 1 होता है, x का घात कितना होता है, 1। तो उन चारों समीकरण व्यंजकों में देखेंगे तो किसी में घात 1 दिया है, अतः आपके सी में घात 1 दिया है, ये दिया 5x + 3। यहाँ x का पावर कितना 1 है, तो 1 है, तो यह क्या है, रैखिक बहुपद है। तो जिस व्यंजक में चर का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद है ना, या एक घातीय बहुपद हम कहते हैं। तो आंसर हमारा हो गया 60 में सी, 5x + 3। 61 नंबर आइए आप। 61 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, तो उसका आयतन होगा, है ना। अब एक घनाभ दिया है, उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। लंबाई कितना दिया है, अतः 12 cm, चौड़ाई 8 cm और ऊंचाई जो है 4 cm है। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। अब घनाभ का आयतन निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 61। तो घनाभ का आयतन से याद कीजिए, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो घनाभ का वॉल्यूम होता है L गुणे B गुणे H, दूसरा कुछ नहीं करना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए, घनाभ का आयतन आपका निकल जाएगा। तो लंबाई आपका है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 4। तो 12 × 8 = 96, 96 में 4 से गुणा कर दीजिए, 96 में 4 से, 4 × 7 = 24 का 4 और 4 × 9 = 36 और 2 = 38। तो 384, क्योंकि हम आयतन निकाले हैं, है ना। तो आयतन जो है पावर 3 में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, पावर 3 में, यानी कि घन सेमी में। तो ये हो गया घन सेमी। तो घन सेमी लिखा हो और चाहे cm का पावर 3 लिखा हो, दोनों सही है। cm का पावर 3 या घन सेमी। तो ये आपका आंसर हो गया। 61 का आंसर आपको क्या मिल गया, तो ए मिल गया। 61 का आंसर हो गया आपका ए।
कि 384 घन सेमी। आइए 62 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कमरे की लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर और ऊंचाई बराबर दिया है 4 मीटर। निकालना क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सूत्र है चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। लंबाई चौड़ाई जोड़ दीजिए और ऊंचाई से गुणा कीजिए और डबल कीजिए। तो 2 लंबाई हो गया 12, चौड़ाई हो गया 5 और ऊंचाई हो गया 4। तो 12 और 5 17, तो 2 गुणे 17 गुणे 4, 4 दूना 8, 8 में 17 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 8 एकम 8 5 13। तो ये आंसर हो गया आपका कितना? तो 136 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसलिए मीटर स्क्वायर में होगा। तो 62 का आंसर आपका हो गया ए। 62 का आंसर कितना मिला हमारा? ए मिला, 136 मीटर स्क्वायर। 63 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज वाला है। अब हम लोग प्रतिशत तो पहुँचे हैं, बहुत मज़ेदार पार्ट में पहुँचे हैं, प्रतिशत निकालना है ना। आप जब भी मार्केट करने जाते हैं, बाजार करने जाते हैं, तो पूछते हैं कितना परसेंट छूट है, तो कितना परसेंट लाभ हो गया, तो कितना परसेंट हानि हो गया, उसी को चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सूत्र दिया है 63 में, कह रहा है कि एक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा। एक्स का वाई प्रतिशत बराबर क्या? तो एक्स का वाई प्रतिशत बराबर होता है एक्स गुणा वाई बटा 100। ये सूत्र है। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो एक्स का वाई प्रतिशत बराबर हो गया एक्स गुणा वाई बटा 100। तो इसका 63 का आंसर हो गया ए, एक्स गुणा वाई बटा 100। 64 का देखिए, कह रहा है कि 120 का 75% कितना होगा। तो बिल्कुल इसी सूत्र से 120 का 75% बराबर 120 गुणा 75 बटा 100। कुछ नहीं करना, सीधे सूत्र बैठा है, 0 से 0 कटा, 10 है, यहाँ 12 है, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 6 होगा, 2 से कटाएंगे तो ये 5 होगा, 5 से 75 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 50 25 और 15 छक 90। आंसर हो गया हमारा 90। तो 90 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए है। तो 64 का आंसर हो गया हमारा ए। 64 प्रश्न हल हो गया। अब आइए हल करते हैं 65। 200 का कितना प्रतिशत 80 है? 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 200 का कितना प्रतिशत 80 है। तो 65 नंबर क्वेश्चन में हल करने के लिए हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत मान लेते हैं कुछ। आइए हल करते हैं। माना कि 200 का x प्रतिशत बराबर 80। तो सूत्र हमारा क्या होगा जी? या तो 200 गुणे x बटा 100 बराबर 80। अभी पढ़े थे x का y प्रतिशत बराबर x गुणे y बटा 100। तो 200 का x प्रतिशत माने हैं तो 200 गुणे x बटा 100, 0 से 0 कट गया, 2x बराबर 80। तो x बराबर 80 बटा 2 कितना हो गया? 40। x का मान हमारा निकल गया कितना? 40%। तो इसलिए 40% कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी है। तो 65 का आंसर हो गया सी, 40%। बिल्कुल शॉर्टकट में हल होता है, प्रतिशत में कोई लंबा चौड़ा नहीं करना। उसी तरह से 66 नंबर देखिए। 66 नंबर 3/5 का मान होगा, 3/5। अब ये देखिए भिन्न है और आंसर हमारा दिया है प्रतिशत में। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं।
है ना। तो 3/5 बराबर हो जाएगा 3/5 गुणे 100। हो गया, प्रतिशत में कटा दीजिए। 20 60 60%। हमारा नियम क्या है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो 100 से भाग दिए। तो इस तरह से 66 तक हम लोग प्रश्न देख लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। वीडियो शांति से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।